हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज हम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा जूठन के भाग 2 के ऊपर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने भाग 1 के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें वाल्मीकि जी ने अपने स्कूल जीवन के बारे में बताया था, और आज भाग 2 में उन्होंने अपनी पारिवारिक स्थिति के बारे में दर्शाया है, बताया है। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। मेरी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 तंगाओं के घर तथा घेर में साफ सफाई का काम करती थी। वाल्मीकि जी बता रहे हैं अपनी माँ के बारे में कि उनकी माँ कितनी मेहनत मजदूरी करती थी, और साथ साथ 8-10 तगाव यानी हिंदू मुसलमानों का घर तथा घेर यानी जो कि जहाँ पर गाय बैल भैंसों को बांध कर रखा जाता है उसे घेर कहा जाता है। अर्थात जहाँ पर पुरुष एक जगह बैठकर इकट्ठा होकर बातचीत करते हैं, खान पान करते हैं, ऐसी जगहों को भी घेर कहा जाता है। तो इस तरह के घरों में और घेर में वो साफ सफाई का काम करती थी। इस काम में मेरी बहन, बड़ी भाभी तथा जसवीर और जनेसर माँ का हाथ बटाते थे। और जो उनकी माँ ये सब काम करती थी, इसमें उनकी जो बहन थी वो भी उनका साथ देती थी। उनकी बड़ी भाभी जसवीर और जनेसर उनके 2 भाई थे। ये दोनों भी उनकी माँ का साथ देते थे इस काम में। बड़ा भाई सुखवीर तगाओं के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था, और बड़ा भाई जो उनका सुखवीर नाम था जिनका, वो तगाओं के यहाँ मतलब वो उनके घरों में, हिंदू मुसलमानों के घरों में वार्षिक दर पे काम मतलब पूरे वर्ष काम करते थे। प्रत्येक तगा के घर से 10 से 15 मवेशी सामान्य बात थी। प्रत्येक घरों में, ग्राम में इतने घर थे, प्रत्येक घरों में कम से कम 10 से 15 मवेशी, 10 से 15 गाय बैल और भैंसें तो होती ही थी। उनका गोबर उठाकर गांव से बाहर कुड़ियों पर या उपले बनाने की जगह पर डालना पड़ता था। और उनकी माँ क्या काम करती थी, यहाँ पर यही बताया है इन्होंने कि उनकी माँ जो तगाओं के घर पे यानी जो हिंदू मुसलमानों के घर पे जो काम करती थी, उनके घर में जो मवेशी थे यानी जो गाय बैल भैंसों के रहने की जो जगह, वहाँ पर जो गाय बैल भैंसें थी, उनका गोबर उठाकर उन्हें कुड़ियों में यानी कि कूड़ेदान में या फिर उपले बनाने की जगह पर डालना पड़ता था। उपले बनाने की जगह, उपला मतलब हमारे भारतीय समाज में उपला को गोईठा के नाम से भी जाना जाता है। और उपले बनाने के लिए सबसे पहले उपले को एक जगह इकट्ठा करना पड़ता है, और वही जहाँ इकट्ठा करना पड़ता है, रखा जाता है उपले को, या तो वहाँ गोबर को डालना पड़ता था या फिर कूड़ेदान में डालना पड़ता था उन्हें। प्रत्येक घर से हर रोज 5-6 टोकरे गोबर निकलता था। निश्चित सी बात है कि प्रत्येक घर में अगर 10 से 15 मवेशी यानी 10 से 15 गाय बैल और भैंसे हों तो 5 से 6 टोकरे गोबर तो निकलना बहुत ही सामान्य बात है। इतना उनके घरों से गोबर निकलता था, और ये सारे गोबरों को उनकी माँ उठाकर ले जाकर उपले बनाने की जगह पर फेंकना पड़ता था या फिर कूड़ेदान में डालना पड़ता था। सर्दी के महीनों में यह काम बहुत ही कष्टदायक होता था। वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि ये सब काम ठीक है चल रहा था, लेकिन सर्दी के महीनों में ये सब काम बहुत ही कष्टदायक होता था उनके लिए। कि सर्दी के महीनों में वैसे भी बहुत सारे काम कष्टदायक होते हैं, खासकर जो पानी के काम होते हैं,
और ये सब काम उन्हें बहुत ही कष्टदायक लगता था। सर्दी के महीनों में गाय, बैल और भैंस को सर्दी से बचाने के लिए बड़े बड़े दलानों में बांधा जाता था, जिनमें गन्ने की सूखी पाती या फूस बिछा होता था। अब जैसे कि हम इंसानों को ज़रूरत पड़ती है सर्दी के दिनों में चादर, कंबल, इन सब चीज़ों की, उसी तरह से गाय, बैल और भैंसों को भी जब सर्दी का दिन आता था तो उन्हें बड़े बड़े दलानों या बहुत बड़े बड़े बरामदों में रखा जाता था, और वहाँ पर उनके लिए उन्हें सर्दी न लगे इसके लिए उन्हें बिचाली और जो भी गन्ने की जो सूखी पत्तियां हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पर बिछा दी जाती थी, जिससे कि उन्हें बहुत ही कम सर्दी लगे, सर्दी न लगे। रात भर जानवरों का गोबर और मूत्र उसी दलान में फैलता रहता था, और सारे रात, पूरा रात उनका जो गोबर था, गाय, बैल और भैंसों का, और मूत्र यानी पेशाब पूरे दलान में, पूरे बरामदे में उनके फैलता ही रहता था। उतना बड़ा बरामदा है, पूरे बरामदे में गाय, बैल, भैंस इतने सारे हैं, तो उनका गोबर और मूत्र जो है वो रोज ही होता था, और रोज ही वो पूरे बरामदे में फैल जाता था। 10-15 दिनों बाद एक बार पाती बदली जाती थी, या उसके ऊपर सूखी पाती बिछा दी जाती थी। 10-15 दिनों बाद उनकी जो पाती है, जो कि उनका बिचाली है, फूस वगैरह जो है, वो सब बदला जाता था, या फिर उनके ऊपर और भी सूखी पत्तियां बिछा दी जाती थी। इतने दिनों में दलानों में भरी दुर्गंध से गोबर ढूंढ ढूंढ कर निकालना बहुत तकलीफ देह होता था। दुर्गंध से सिर भिन्ना जाता था। 10-15 दिन हो जाते थे, इसके बाद भी अगर पत्तियां ना बदली जाती हों और उनके ऊपर से सूखी पत्तियां बिछा दी जाती हों, तो जाहिर सी बात है कितना गंध होता होगा, कितना दुर्गंध होता होगा उस जगह पर। और उन्हीं में से ढूंढ ढूंढ कर गोबर को निकाल कर ले जाना कितना कष्टदायक था उनकी माँ के लिए। और उसका जो दुर्गंध होता था, इतने दिनों में जो दुर्गंध उसका एक हो जाता था, उससे उनकी माँ का, जो बता रहे हैं, उनका सिर पूरा भिन्ना जाता था, उन्हें घृणा आती थी उनसे। इन सब कामों के बदले में मिलता था 2 जानवर पीछे फसल के समय 5 सेर अनाज, यानी लगभग 2.5 किलो अनाज। और ये सब कामों के बदले में उन्हें 2.5 किलो तक का, यानी 5 सेर यानी 2.5 किलो तक का अनाज उन्हें मिलता था। याद रखिएगा, इन सब कामों के बदले उन्हें पैसा ना देकर उन्हें अनाज दिया जाता था, वो भी 2.5 किलो तक का। 10 मवेशी वाले घर से साल भर में 25 सेर अनाज, और 10 मवेशियों के घर से, एक मवेशी के घर से उस तरह से 2.5 किलो तक का अनाज, तो सब 10 मवेशियों के घर से लगभग उन्हें 25 सेर यानी 12 से 13 किलो तक का अनाज उन्हें मिलता था। दोपहर के समय हर घर से बची खुची रोटी, जो खास तौर पर चूहड़ों को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी। दोपहर के समय में उन्हें दिया जाता था बची कुची रोटियां, मतलब जिनके घर पे, वो जिन तगाओं के घर पे वो काम करते थे, वहां से उन्हें दोपहर के समय में उनकी बची कुची जो रोटियां होती थी वो दी जाती थी, और चूहड़ों को देने के लिए खास तौर पर आटे में भूसी मिलाकर जो बनाई जाती हैं वैसी रोटियां दी जाती थी उन्हें। कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी।
और कभी कभी वो लोग तो अपना जूठा भी उनकी टोकरियों में डाल देते थे उन्हें खाने के लिए। ये सब सिर्फ वो चूहड़े थे, यानी एक छोटी जात से थे, इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता था। शादी ब्याह के मौकों पर जब मेहमान या बाराती खाना खा रहे होते थे तो चूहड़े दरवाजे के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर बैठे रहते थे। और जब उन सब ग्रामों में शादी ब्याह होते थे और जो भी मेहमान आते थे, जो भी बाराती आते थे, और जब वो खाना खा रहे होते थे तो दरवाजे के बाहर चूहड़े, जो अछूत जातियाँ थी, ये दरवाजे के बाहर अपने बड़े बड़े से टोकरे लेकर बैठे होते थे। बारात के खाना खा चुकने पर जूठी पत्तलें उन टोकरों में डाल दी जाती थी। अब बारात के खाना खा चुकने पर जब सारे मेहमान खाना खा चुके होते थे तो जो भी उनकी बची कुची पत्तलों में जो भी उनकी बची कुची जूठन होती थी वो सब उनके चूहड़ों के टोकरे में डाल दी जाती थी, जिन्हें घर ले जाकर वे जूठन इकट्ठा कर लेते थे। और फिर चूहड़े क्या करते थे कि वो सब टोकरियां, जूठन की पत्तलें से भरी टोकरियां घर ले जाते थे और पत्तलों से जूठन को इकट्ठा कर लेते थे, एक जगह जमा लेते थे। पूरी के बचे खुचे टुकड़े एक आध मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी बहुत सब्जी पत्तल पर पाकर बाछे खिल जाती थी। वो जो जूठन पाते थे वो बचे कुचे जो पूरी के जो टुकड़े होते थे और एक आध मिठाई के टुकड़े होते थे, जो थोड़ी बहुत सब्जी भी अगर पत्तल पे उन्हें मिल जाए, पा ले वो, तो बाछे खिल जाती थी, वो खुश हो जाते थे। जिस बारात की पत्तलों से जूठन कम उतरती थी कहा जाता था कि भुक्कड़ लोग आ गए हैं, सारा चट कर गए हैं। और जिस बारात की पत्तलों से जूठन कम उतरती थी, मतलब जो मेहमान अपना पत्तल पूरा साफ कर लेते थे, पूरा खा लेते थे अपना खाना, तो उनकी पत्तल पर कुछ नहीं बचता था। तो ऐसे में सब कहते थे वो लोग कि सब भुक्कड़ आ गए हैं, कहाँ से, सारा का सारा खाना खा लिया, कुछ भी छोड़ा नहीं है पत्तल पर। अक्सर ऐसे मौकों पर बड़े बूढ़े ऐसी बारातों का जिक्र बहुत रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे कि उस बारात में इतनी जूठन आई थी, महीनों खाते रहे थे। और जब ऐसा होता था, जब शादी ब्याह में ऐसे जूठन छोड़े जाते थे पत्तलों पर, और जो मेहमान नहीं छोड़ते थे, जो बाराती अपने पत्तलों पर जूठन नहीं छोड़ते थे, तो इन सब के बारे में भी चर्चा करते थे। वो सब बड़े बूढ़े जो भी थे, इन सब के बारे में भी बहुत ही रोमांचक तरीके से, मज़ेदार तरीके से चर्चा किया करते थे इस बात पर। ऐसा कहते थे कि उस बारात में इतनी जूठन आई थी कि हम महीनों ही खाते रह गए थे, मतलब ख़त्म नहीं हो रहा था, हम इतने दिन खाए थे हमने। इस तरह से वो बहुत ही मज़ेदार तरीके से चर्चा भी करते थे इस पर। पत्तलों से जो पूरियों के टुकड़े एकत्र होते थे उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। चारपाई पर कोई कपड़ा डालकर उन्हें फैला दिया जाता था। अक्सर मुझे पहरे पर बैठाया जाता था, क्योंकि सूखने वाली पूरियों पर कौवे, मुर्गियां, कुत्ते अक्सर टूट पड़ते थे। जरा सी आंख बची की पूरियां साफ, इसलिए डंडा लेकर चारपाई के पास बैठना पड़ता था। पत्तलों से जो पूरियां इकट्ठा करते थे वो लोग, उन पूरियों के टुकड़े को सब इकट्ठा करके
उन्हें धूप में सुखाया जाता था। चारपाई, जो कि जिसे हम खटिया भी बोलते हैं, उस पर एक कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर पूरियों का टुकड़ा रख दिया जाता था। पूरे अच्छी तरह से बिछा दिया जाता था पूरियों के टुकड़े को, और उसे उस पर मतलब कुत्ते, मुर्गियाँ, कौवे, पशु पक्षी कोई उसमें मुंह न लगा दे, इसलिए डंडा लेकर, वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि इसलिए डंडा लेकर वो वहाँ बैठे हुए रहते थे, निगरानी रखते थे उस पर कि पूरियों के टुकड़े को किसी तरह से कोई पशु पक्षी न खा ले। अगर जरा सी भी आँख बची तो बस, मतलब जरा सी भी अगर उनकी नज़र चूकी वहाँ से तो पूरियाँ साफ, इसलिए डंडा लेकर बैठे हुए चारपाई के पास वो निगरानी रखते थे उस पर। ये सूखी पूरियाँ बरसात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थी। उन्हें पानी में भिगोकर उबाल लिया जाता था। उबली हुई पूरियों पर बारीक मिर्च और नमक डालकर खाने में मज़ा आता था। कभी कभी गुड़ डालकर लुगदी जैसा बनाया जाता था, जिसे सभी बड़े चाव से खाते थे। यहाँ है कि वो जब पूरियाँ सुखाई जाती थी, तो क्यों सुखाई जाती थी? इसलिए कि उन सूखी पूरियों को जब बरसात का दिन आता था तब उन्हें उबाला जाता था, और भिगोकर उबालकर उन पर सूखी हुई मिर्च, नमक डालकर उसे खाने में बहुत ही मज़ा आता था, इसलिए उन पूरियों को सुखा कर रखा जाता था। और कभी कभी तो गुड़ डालकर उन्हें लुगदी, मतलब गुड़ डालकर उनका एक कुछ पकवान जैसा बना लिया जाता था, और जिसे उसे बड़े चाव से, बहुत ही शौक से खाते थे। आज जब मैं इन सब बातों के बारे में सोचता हूँ तो मन के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। कैसा जीवन था! वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि कैसा जीवन था उस समय का, कि हमने जूठन खाई है। यहाँ तक कि जूठन, मतलब उस जो पत्तलों में जो जूठन पड़ी होती थी, जो उन बची कुची पूरियों को हमने महीनों खाया है, उसे सुखाकर बाद में भी हमने उसे खाया है। जब ये ऐसा सोचते हैं उन सब दिनों के बारे में, तो इनके भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। मतलब इन्हें बहुत ही कचोटता है उस समय का वो सब दुर्दशा। दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन। फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। कह रहे हैं कि दिन रात मर खप कर, दिन रात इतनी मेहनत करके, लोगों का जूठन साफ करके, गाय, बैल, भैंसों, इन सब के गोबर, मूत्र, ये सब साफ करके भी हमें बस मिलती थी तो क्या? जूठन, लोगों के जूठे खाने। फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं था, किसी को कोई शर्मिंदगी भी नहीं थी, कोई पश्चाताप भी नहीं था किसी को। जब मैं छोटा था, माँ के साथ जाता था, माँ पिताजी का हाथ बटाने, तगाओं के खाने को देखकर अक्सर सोचा करता था कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता। आज जब सोचता हूँ तो जी मितलाने लगता है। जब वो वाल्मीकि जी जब छोटे थे तब वो मतलब अपने माँ के साथ जाते थे तगाओं के यहाँ काम करने, जहाँ उनकी माँ जाती थी घरों में, उनके अपनी माँ के साथ जाते थे उनका हाथ बटाने के लिए। और देखकर वो सोचा करते थे उनके खाने को, हिंदुओं के, मुसलमानों के जो भी अच्छे अच्छे खाने होते हैं, जब वो खाते थे
तो वाल्मीकि जी उसे देखकर सोचा करते थे कि ऐसा खाना हमें क्यों नहीं मिलता है कभी। और आज जब वो सोचते हैं तो जी उनका मितलाने लगता है, बहुत ही दुखित हो जाते हैं वो। अभी पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था। किसी इंटरव्यू के सिलसिले में गांव से मेरा पता लेकर आया था। रात में रुका। वाल्मीकि जी ये सब जो भी बातें हुई वो पिछली उनकी बातें थी, बचपन में उनके साथ क्या क्या हुआ। अब वो बता रहे हैं कि अभी पिछले वर्ष मेरे निवास पर, मतलब उनके घर पर, सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था। सुखदेव सिंह जो कि उनके गांव का एक उच्च वर्ग का, जो उच्च जाति का लड़का था, वो आया था। किसी इंटरव्यू के सिलसिले में आया था उनके पास। गांव से ही उनका पता लेकर वो पहुंच गया वाल्मीकि जी के पास और रात में उनके पास भी रुका। मेरी पत्नी ने उसे यथासंभव अच्छा खाना खिलाया। खाना खाते खाते वह बोला, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है। हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता है। वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि उन्होंने तो इतने कष्ट झेले, फिर भी उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं थी, कोई शिकायत नहीं था। आज जब वो एक अच्छे उच्च शिक्षा प्राप्त करके एक अच्छी नौकरी कर रहे हैं, तब उनके पास वो जो सुखदेव सिंह त्यागी का पोता आया और उनके पास एक रात रुका भी। और उनकी पत्नी ने, वाल्मीकि जी की पत्नी ने उन्हें अच्छा खाना बनाकर खिलाया। और खाना खाते खाते ही वह बोले कि ऐसा खाना तो हमारे घर पर भी नहीं बनता है। आपने जितना अच्छा खाना बनाया है, जितना अच्छा खाना मुझे खिलाया है, ऐसा खाना हमारे घर पर भी नहीं बनता है। उसकी बात सुनकर मेरी पत्नी तो खुश हुई, लेकिन मैं काफी देर तक विचलित रहा। बचपन की घटनाएं स्मृति का दरवाजा खटखटाने लगी। जब सुखदेव सिंह के पोते ने, सुरेंद्र सिंह ने ऐसी तारीफ की तो उनकी पत्नी, वाल्मीकि जी की पत्नी तो खुश हुई, लेकिन वो बहुत समय तक वाल्मीकि जी विचलित रहे, परेशान रहे, बेचैन रहे कि और अपनी बचपन की घटनाएं एकाएक सोचने लगी, उनके सामने आती गई। और बचपन का जो भी उनके साथ जो भी घटनाएं, जो भी दुर्व्यवहार, जो भी स्थिति परिस्थिति थी उनकी, वो सब वो सोचने लगे। सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था। उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। उनके यहाँ मेरी माँ सफाई करती थी। बोल रहे हैं सुरेंद्र सिंह के बारे में, आप सोच रहे हैं कि सुरेंद्र सिंह तब पैदा भी नहीं हुआ था जब मेरी माँ सुखदेव सिंह के यहाँ उनकी बड़ी बेटी की, उनकी लड़की की जब शादी थी, तब उनके यहाँ पर मेरी माँ काम करने गई थी। और शादी से 10-12 दिन पहले से माँ पिताजी ने सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन से बाहर तक के अनेक काम किए थे। और सुखदेव सिंह के घर पर शादी के 10-15 दिन पहले से ही, 10-12 दिन पहले से ही वाल्मीकि जी के माँ पिताजी दोनों ही जाकर उतने दिन पहले से ही बहुत सारे कामों में जुट गए थे, बहुत सारे काम कर रहे थे। घर आंगन से लेकर बाहर तक का सभी काम वो करते थे। बेटी की शादी का मतलब गांव भर की इज्जत का सवाल था।
बेटी की शादी, गांव में किसी की भी बेटी की शादी होती है तो पूरे गांव भर की इज्जत का सवाल होता है। वो चाहे किसी की भी बेटी हो, बस अच्छे से शादी हो जाए, कोई भी अड़चन ना आए उसमें, इसलिए लोगों से पूरी अच्छी तरह से काम करवाया जाता है कि शादी में कोई अड़चन ना आए, क्योंकि इसमें पूरे गांव की इज्जत का सवाल होता है। बेटी की शादी मतलब इज्जत का सवाल होता है, कहीं कोई कमी नहीं रह जाए। गांव भर की चारपाइयों को ढो ढो कर इकट्ठा किया था पिताजी ने, कहीं कोई भी कमी नहीं रह जानी चाहिए, ऐसा इंतजाम करना होता था। और पूरे गांव भर में जितनी भी चारपाइयाँ, जितने भी जो पूरे चारपाइयाँ होती थी, यानी जो भी खटिया बोलते हैं जिसे हम, वो उन सभी को इकट्ठा कर कर लाए थे वाल्मीकि जी के पिताजी ने। पूरे गांव भर से इकट्ठा कर कर एक जगह उन्होंने सुखदेव सिंह के घर पर लाए थे। बारात खाना खा रही थी। माँ टोकरा लिए दरवाजे से बाहर बैठी थी। मैं और मेरी छोटी बहन माया माँ से सिमटे बैठे थे, इस उम्मीद में कि भीतर से जो मिठाई और पकवानों की महक आ रही है वह हमें भी खाने को मिलेंगे। बारात खाना खा रही थी, जैसे कि वाल्मीकि जी अपने छोटे समय जब पहले की सोच रहे हैं, उनकी स्मृतियां सब सामने आ रही हैं एकाएक। तो बता रहे हैं कि उस समय उनकी सुखदेव सिंह के घर पे शादी थी और मेरी माँ पिताजी ने इतना काम किया था, और जिस दिन बारात आई थी, जब बाराती खाना खा रहे थे, तब माँ टोकरा लेकर दरवाजे के बाहर खड़ी थी, बैठी थी, और मैं और मेरे भाई बहन भी वहाँ पर माँ के साथ बैठे हुए थे, इसी उम्मीद में कि भीतर से जो भी मिठाइयाँ बची कुची होंगी, जो भी पकवान बचे कुचे होंगे, वो शायद हमें भी मिलेंगे। जब सब लोग खा खा कर चले गए तो मेरी माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को दलान से बाहर आते देखकर कहा, चौधरी जी, इब तो सब खाना खा के चले गए, महारे जाको तो भी एक पत्तल पर धर कुछ दे दे। जब सारे मेहमान खाना खाकर चले गए, तब वाल्मीकि जी की माँ ने चौधरी जी को बाहर आते हुए देखा और तभी उनसे कहा कि सारे मेहमान तो अब चले गए हैं खाना खाकर, अब हमें भी कुछ खाने के लिए दे दीजिए। वो भी तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। वो अपने लिए भी नहीं, अपने बच्चों के लिए खाना मांग रही हैं और बोल रही हैं कि मेरे बच्चों को भी अब पत्तल पर रखकर कुछ खाने के दे दीजिए। वो भी तो इतने दिनों से यही इंतजार कर रहे थे कि कब बाराती आए, खाना खाएं और हमें भी कुछ मिले खाने को। सुखदेव सिंह ने जूठी पत्तलों से भरे टोकरे की तरफ इशारा करके कहा, टोकरा भर के जो जूठन ले जा रही है, ऊपर से जाकतों के लिए खाना मांग रही है, अपनी औकात में रह चूहड़ी। उठा टोकरा दरवाजे से और चलती बंद। सुखदेव सिंह जी से वाल्मीकि जी की माँ ने ऐसा कहा कि मेरे बच्चे को भी अब कुछ खाने के लिए दे दो, सभी मेहमान तो चले गए हैं खाना खाकर। तो सुखदेव जी ने वाल्मीकि जी की माँ के जो वो टोकरे लेकर आए थे, उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, टोकरे भरकर तो ले ली है, अब खाना भी मांग रही हो खाने के लिए, मतलब अपनी औकात में रहो, इतना कुछ नहीं मिल सकता तुम्हें, तुम एक अछूत जाति से हो।
तुम्हारा यही औकात है और तुम जूठन ही लेकर जाओ और वही खाओ, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं मिल सकता। अब चलो यहाँ से चलती बनो, मतलब चली जा अब यहाँ से, अपना टोकरा लेकर यहाँ से चली जा। ये थी वाल्मीकि जी की जूठन कहानी का भाग 2, जो कि बहुत ही दर्द भरा और भावनात्मक है कि कैसे एक अछूत जाति, सिर्फ एक अछूत जाति है, इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, जबकि उनके माँ पिताजी इतना काम करते थे उनके घरों में, फिर भी उन्हें हमेशा जूठन ही मिलता रहा और फिर भी उन्हें कोई शिकायत नहीं थी किसी से। और कैसे जब वाल्मीकि जी एक अच्छे बड़े पढ़ लिख कर एक अच्छी पोस्ट पर एक अच्छी नौकरी मिली उन्हें, और तब उनके पास जब वो सुखदेव सिंह जी का पोता सुरेंद्र सिंह जब आया, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे धिक्कारा नहीं, उसे अपने घर में जगह दी, एक रात रहा भी और उसे अच्छे अच्छे खाने भी खिलाए। वाल्मीकि जी का मन ऐसा नहीं था, उन्हें उस समय ऐसा देखकर, ऐसा कर अच्छा लगा, लेकिन वो अपने पिछली यादों में, पिछली स्मृतियों में, अपने बचपन की स्मृतियों में चले गए और सोचने लगे कि पहले हम इसी के घर पर गए थे और हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया था इन्होंने, लेकिन आज मैंने ऐसा नहीं किया। तो ये थी हमारी जूठन कहानी का भाग 2। अब इसका भाग 3 हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।